To get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एनसीईआरटी डेली में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लास 9th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 इंडिया, और हम इसमें डिस्कस करेंगे उसका साइज़ और लोकेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक पुरानी सभ्यता है, इसमें मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। तो मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अगर हम इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने जाऊँ तो उसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वे से होने वाले डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट किन किन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि इंडिया के जीडीपी की बात करें, या इंडिया की लिटरेसी लेवल की बात करें, या इंडिया में लोगों के लाइफस्टाइल की बात करें, है ना। ऐसे मल्टीपल वेज में होने वाले डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट है ये हमने अचीव किया है लास्ट 5 डिकेड्स में। ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जो डेवलपमेंट है ये हमने कब अचीव किया है, लास्ट 5 डिकेड्स में अचीव किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो ये क्या कह रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स है जिसमें रिमार्केबल प्रोग्रेस भी हमें देखने के लिए मिली है। ये कह रहा है यहाँ पे इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स है जहाँ हमें रिमार्केबल डेवलपमेंट देखने मिली है। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में हमें रिमार्केबल डेवलपमेंट देखने मिला, वैसे इंडस्ट्रियल में कह लो या टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में कह लो। तो बेसिकली इन सब में डेवलपमेंट मिलने से क्या हुआ है कि हमारे कंट्री में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुई है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिली हमारी कंट्री को या देखने मिल रही है। ठीक है, तो इंडिया, अब हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया जो है उसने हमारी हिस्ट्री में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूशन दिया है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंट्रीब्यूशन दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो देखिए इंडिया जो है ये बहुत बड़ी कंट्री है, कायदे से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कंट्री है, और ये जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादातर पार्ट इसका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। इसमें हम जो मेन लैंड की बात करें, मेनलैंड जो ज़मीन की बात करें वो एक्सटेंड होती है, हम लैटिट्यूड में अगर देखें तो लैटिट्यूड में वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से है ना 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड में अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, है ना, ये फैला हुआ है। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले जो टॉपिक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए हमारा वीडियो है वो आप लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे चैनल पे भी जाकर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया का, है ना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो उसने इंडिया को क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये 2 इक्वल पार्ट कौन सा है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक, साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक जो मेन लैंड है वहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड पाया जाता है, साथ ही साथ वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये अंडमान और निकोबार हमें मिलता कहाँ है, तो देखिए ये आइलैंड है, तो अंडमान और निकोबार हमें मिलता है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ मिलता है, बे ऑफ बंगाल में मिलता है। और वैसे ही लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये हमें देखने के लिए मिलेगा अरेबियन सी में। कहाँ देखने मिलेगा, अरेबियन सी में। ठीक है, चलिए अब हम इसका साइज़ के बारे में अगर बात करें तो अगर इसको साइज़ के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो लैंड मास है, यानी जो इस एरिया का जो इस एरिया मीन्स इस कंट्री इंडिया का जो एरिया है, लैंड मास एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, और इंडिया का जो टोटल एरिया अकाउंट्स जो है, यानी टोटल एरिया जो है वो 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल, यानी 2.4% टोटल जोग्राफिकल एरिया, वर्ल्ड का
जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। यानी इंडिया का जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया का जो भी एरिया है, टोटल एरिया है, यानी जितने एरिया में इंडिया अपना रिलाई करता है तो वो पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 2.4% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया का ये कवर करता है अपना इंडिया। ठीक है, कवर करता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम जैसे जानते हैं कि इंडिया जो है हमारे वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री होने के साथ साथ क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उसकी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो क्या है 15,200 किलोमीटर। और इसकी जो टोटल कोस्ट लेंथ बाउंड्री जो है, तो कोस्ट लेंथ जो मेन लैंड है, ठीक है, जिसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप ये सब आते हैं, वो है 7,516.6 किलोमीटर। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए आगे क्या कह रहा है ये कि इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे आपको माउंटेन्स देखने मिलते हैं। इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हमें नॉर्थ वेस्ट एरिया में देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, है ना, और साथ ही में नॉर्थ में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको ये माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो साउथ साइड का जो एरिया जो कि 22 डिग्री अगर नॉर्थ से हम देखा जाए, लैटिट्यूड से अगर हम उसे देखें तो वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? इंडियन ओशियन देखने के लिए मिलेगा, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। ठीक है, तो ये जो आपका इंडियन ओशियन है ये आपको दो समुंदर में ये क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या करेगा इसमें? अब ये 2 समुंदर कौन से हैं? तो 2 समुद्र जो हैं ये हैं अरेबियन सी, है ना, जो कि वेस्ट में पड़ता है, और बे ऑफ बंगाल जो कि आपको ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. तो देखिए ये जो 1.3 का जो आपका 1.3 कहाँ गया भाई? हाँ, ये 1.3 में अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसने क्या कहा है कि अगर हम उस फिगर में देखें तो वहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड का वो 30 डिग्री पे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वो जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है? 30 डिग्री पे। ठीक है, क्या दिख रहा है? 30 डिग्री पे दिख रहा है। 30 डिग्री में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि क्या करेगा? ये फैक्ट क्या है कि ईस्ट और वेस्ट में जो एक्सटेंट है वो एज कम्पेयर टू नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में स्मॉल है। यानी ये जो आपको देखने मिल रहा है ये जो फैला हुआ है, ठीक है, तो ये जो फैला हुआ है ये 30 डिग्री पे ये आपका मीन्स इसकी जो चौड़ाई है इस लंबाई से कम होती है। यानी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, हैंस टाइम अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये क्या बोल रहे हैं? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, इनके बीच में 2 घंटों का टाइम लैग दिखा रहा है। ठीक है, टाइम लैग दिखा रहा है 2 घंटों का। हैज़ द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे जो होता है ऑफ इंडिया पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर, ठीक है, इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम। तो मिर्ज़ापुर से जो पास होते हुए जो टाइम मेरिडियन जो मिर्ज़ापुर से होते हुए जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है कि मिर्ज़ापुर से जो पास होते हुए जा रही है वो उसका स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पूरे होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ के बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। तो देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वैसे ही इंडिया की जो लैंड मास
है ना, इंडिया की जो लैंड मास वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में पड़ता है। इंडिया का जो लैंड मास है वो क्या होता है, वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो लैंड मास है वो एशिया, पूरे के पूरे एशिया में, ठीक है, इंडिया जो है वो बीच में पड़ता है और उसके ईस्ट और वेस्ट के बीच में पड़ता है। ठीक है, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्टर्न एक्सटेंशन, मतलब इंडिया एशिया के साउथवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसको हम क्या मतलब निकाल सकते हैं इसका, कि इंडिया जो है ये साउथवर्ड साइड में ज़्यादा आता है। इंडियन ओशियन का जो रूट है ना, इंडियन ओशियन का जो रूट है वो कनेक्ट करता है यूरोप की कंट्रीज़ को वेस्ट साइड से, और ईस्ट में पड़ने वाली ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के, यानी कि हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, कि एकदम बीचों बीच में लोकेट करता है ये, जिसे हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी कहते हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर से मैं एक बार बताऊंगा आपको कि इंडिया की जो लैंड मास है, ठीक है, इंडिया का जो लैंड मास है वो एक सेंट्रल लोकेशन होता है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच का, यानी कि इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। तो इंडिया जो है वो क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है, यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो साउथ डायरेक्शन में पाया जाता है एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज टू यूरोप इन वेस्ट एंड द कंट्रीज इन ईस्ट प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इंडियन ओशियन का जो रूट है वो कनेक्ट करता है किसको, यूरोप की कंट्रीज को वेस्ट साइड से, और ईस्ट साइड में पड़ने वाली ईस्ट एशियन कंट्रीज, है ना, मतलब एकदम बीचों बीच में पड़ने के कारण जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी कहते हैं हम उसकी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं बताऊं आपको तो क्या होता है कि पेनिसुला का जो पार्ट है, पेनिसुला का जो पार्ट है इंडिया का जो फैला है ना, जो फैला हुआ है, इसे इस कारण क्या होता है, इसी कारण इंडिया वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्लोज कांटेक्ट मेंटेन कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के जो है कॉन्टैक्ट्स जो है पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पेनिसुला का जो पार्ट है जो कि इंडिया का, वो फैला होने के कारण क्या हो रहा है कि ईस्ट वेस्ट, है ना, इंडिया जो है ईस्ट हो या वेस्ट एशिया हो, अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में अफ्रीका हो गया, यूरोप के कई सारे ऐसे क्लोज कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इसके बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी कोस्टलाइन नहीं पाई जाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी कोस्टलाइन नहीं पाई जाती है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण क्या हुआ है कि इंडिया ही एक ऐसी लौती कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशियन का नाम रखा गया है जो कि इंडियन ओशियन कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी कंट्री का कोस्टलाइन इतना बड़ा नहीं है जितना अपने इंडिया का है, इसी कारण अपने इंडिया के नाम पे एक ओशियन का नाम रखा गया है जिसको हम इंडियन ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रूट्स होते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं कि ये जो रूट्स होते हैं, दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज़, है ना। तो ये रूट्स क्या करते हैं बेसिकली, ये जो इंडिया के जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो कोस्ट लाइन और ये दिस एंड दैट, ये जितने भी रूट्स हैं, ये रूट्स एग्जैक्टली करते क्या हैं, तो दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। तो ये रूट का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि ये जो कई देशों से जो कमोडिटीज़ हो गई या आइडियाज़ हो गए या लाइफस्टाइल्स हो गई, एशियन टाइम से ही ये क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही है। जैसे कि आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, है ना, रामायण का आइडिया हो गया, या स्टोरी पंचतंत्र की स्टोरी हो गई, द इंडियन न्यूमरल्स हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, है ना, दस कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे इंडिया से कई वर्ल्ड के कई पार्ट्स तक गया हुआ है।
ठीक है। वैसे ही जो स्पाइसेस हो गए, मुस्लिन हो गया और अदर मर्चेंडाइज जो हो गई, वो बाहर की कंट्रीज से, हमारी कंट्रीज से और भी डिफरेंट कंट्रीज में वो भी गया हुआ है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम और फिर मिनरेट फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में जैसे हमारी कंट्री से कई सारी चीज़ें दूसरी कंट्री में गई है, वैसे कई सारी चीज़ें दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आई है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इंडियन नेबर्स के बारे में, ठीक है। तो अब इंडियन नेबर्स है ना, हमारे नेबर कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, ठीक है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया जो है उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन साउथ एशिया में ऑक्यूपाई यानी ले रखी है, ठीक है। और इंडिया के इसी में इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो इंडिया जो हमारी कंट्री है उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्रीज शेयर की हुई है, ठीक है। चाइना हो गया तो ठीक है, तो चाइना, नेपाल, भूटान इससे नॉर्थ और है ना इन नॉर्थ साइड में, और म्यांमार, बांग्लादेश इसे ईस्ट साइड में हमने हमारी बाउंड्रीज क्या की है, शेयर की है। अवर साउदर्न neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा साउथ का जो पार्ट है, साउथ डायरेक्शन का जो पार्ट है, वहाँ पे हम 2 कंट्रीज से मीन्स घिरे हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि हम वहाँ पे 2 आइलैंड है जो कि वो आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो अब वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वो क्या है, एक तो आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका क्या है, मालदीव्स है। श्रीलंका और मालदीव्स ऐसी 2 कंट्री से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। अब श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्रीलंका जो है ये हमारी कंट्री से अलग है, अलग कंट्री है, एक अलग आइलैंड है, लेकिन वो बहुत ही एक नैरो चैनल के थ्रू, यानी एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल रूट के थ्रू, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि स्मॉल रूट के थ्रू हमसे जुड़ा हुआ है। वैसे ही म्यांमार जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के है ना साउथ साइड पे लाई कर रहा है, सिचुएट करता है यानी लाई करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। तो इंडिया के जितने भी आसपास में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक एक दूसरे से कोरिलेट करती है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। तो आप के लिए एक एक्टिविटी यहाँ दी गई है कि आपको एटलस में अपना जो एशिया का मैप है उस एशिया के मैप को देखना है, और वहाँ पे देखना है कि इंडिया एक अलग से ही क्या करता है, लोकेट करता है कहाँ पे, हमारे एशिया के मैप में, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के डाउट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कीजिए, कमेंट में आप डाउट पूछेंगे, कमेंट में आप हमारी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तब कहीं जाके हम हमारी क्वालिटी बनाएंगे और बहुत अच्छी से अच्छी आपको इंफॉर्मेशन और ट्यूटोरियल्स हम दे पाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।